लास्ट क्लास में हमने अपने क्लास रोकी थी बॉडी वेव्स और बॉडी वेव्स के जो दो टाइप हैं, दैट इज प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आपको प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बारे में सारे ये टेक्निकल पॉइंट्स अगर याद हैं तो एग्जाम के लिए वेल एनफ है, लेकिन हम चीज़ों को समझ रहे थे कि व्हाट इज प्राइमरी वेव्स, व्हाट इज सेकेंडरी वेव्स, और इस दरमियान हम पहुंचे थे इस पार्ट तक, यहाँ तक, ये कि दिस इज कॉल्ड primary waves, that is longitudinal waves, and secondary waves is kind of ट्रांसवर्स वेव। मैंने आर इसलिए बोला क्योंकि सेकेंडरी के साथ साथ जो सारे के सारे सरफेस वेव्स हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, जो कि मैं आगे बता भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था, जो कि क्लास 9th में हमें देखने के लिए साउंड चैप्टर में मिलता है। मैं बस याद दिलवाने का प्रयास कर रहा था कि आपको अगर याद आ जाए तो आपको बेहतर, है ना, कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। ओके, अगर जिन लोगों को स्ट्रेट बातें समझ में आती हैं या स्ट्रेट समझना है तो बस कहानी आपके लिए ही बनाई गई है। यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि दिस इज द पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में एलोंग है जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव फ्लो कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी मूवमेंट है। ठीक है, पार्टिकल का भी मूवमेंट है। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज पार्टिकल मूवमेंट या कुछ भी, तो उनके लिए भी मेरे पास एक व्यवस्था है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं, जैसे सपोज करें कुछ देर के लिए कि मैं और आप एक लाइव क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम जो बात बोलते हैं तो वो आवाज किस प्रकार से आपके पास पहुंचता है, ये समझ जाएंगे तो पार्टिकल का मूवमेंट भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले होता क्या है कि ये है हमारा वोकल कोड में एक नैरो पैसेज होता है जहां से हवा जब पास करता है ना तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, हमारा वोकल कोड का जो नैरो पैसेज है वो वाइब्रेट करता है हवा के पास करने से। आप बोलेंगे कि यही आप कैसे बोल रहे हैं कि हवा के पास करने से? एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करो कि अपने लंग्स को खाली कर दो, पूरा सांस बाहर छोड़ दो, और पूरा सांस, थोड़ा सा भी हवा आपके लंग्स में नहीं होना चाहिए, तब आप कुछ भी बोलने का प्रयास करो। आपको पता लग जाएगा कि सांस भर के जब हमें चिल्लाना होता है तो पहले हम पूरा सांस भर लेते हैं और तब जोर से चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा पास करता है इस हमारे वोकल कोड से, तभी वोकल कोड वाइब्रेट करता है। समझिएगा बात को। वोकल कोड जब वाइब्रेट करता है तो वोकल कोड वाइब्रेशन से हवा जो है यहाँ पे, तो हवा में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल है। तो वोकल कोड जब वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, तो उस दौरान वो जाके किसी दूसरे पार्टिकल को से टकराता है। ठीक है, और दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे देता है। फिर वो पार्टिकल अपने जगह पे ऐसे मूव करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। इसी दौरान वो पार्टिकल किसी और पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो पार्टिकल किसी और को, फिर वो पार्टिकल किसी और को। मतलब जब हम बोलते हैं तो वो एयर में जो मौजूद पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ऐसे ही करते 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 अगल बगल जो भी लोग बैठे हुए हैं वहां तक वो पार्टिकल पहुंचते पहुंचते फिर ये जो ईयर का आउटर ईयर है वो इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ये पूरा अगल बगल के पार्टिकल को इकट्ठा करके उसको चैनलाइज कर दे ईयर कैनल में। फाइनली वो ईयर कैनल से हिट करेगा ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करेगा तो उस वाइब्रेशन को जो मिडिल एयर है वहां पे जो स्टिरअप है, एनविल है, हैमर है, वो ये सब चीजें जो है वो इसको और एम्पलीफाई करती हैं। फिर कॉकलिया के पास पहुंचता है, एंड कॉकलिया हैज फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस, और उसमें जो है वो जो ऑडिटरी नर्व होती हैं, है ना, ऑडिटरी नर्व होती हैं, और फिर वहां से वो ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसको सेंस करता है कि हाँ ये चीज, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके, तो यही होता है पार्टिकल का मूवमेंट। पार्टिकल क्या होता है, अपने मीन पोजीशन पे रह के और आगे पीछे मूव करता है।
ठीक। तो यही होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ये तो मैंने साउंड, ये इस प्रकार से साउंड वेव ट्रेवल करता है। साउंड वेव के जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, जो हम लोग बात कर अभी प्राइमरी वेव का, तो अर्थ के अंदर जितने जो भी मटेरियल हैं, जितने जो भी मटेरियल मीडियम है, उन सभी से पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते 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 एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वाइब्रेशन करते करते कहाँ तक, फोकस से एपिसेंटर तक पहुंचता है। और इसी तरीके से एनर्जी जो है वो फोकस से एपिसेंटर तक, सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंच जाता है। ठीक। ये हो गया कि पार्टिकल का मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें होता है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्लास 9th के, वहां पे एक स्लिंकी लेके, जिसको रबड़ जैसा स्प्रिंग जैसा होता है स्लिंकी, उसका एग्जांपल लेके क्लास 9th के बुक में साउंड चैप्टर में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, कि आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव को क्रिएट कर सके और आसानी से समझ सके। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको याद होगा कि किस स्लिंकी को आगे और पीछे मूव करना था, और ट्रांसवर्स वेव में स्लिंकी को इस तरीके से मूव करना था, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तब जाके ये ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन होगा। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो अप अप और डाउन साइड होता है, अप एंड डाउन। इसी तरीके से क्रेस्ट एंड ट्रो का फॉर्मेशन बनता है। दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रो। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया। उम्मीद है कि आपको देख के पता लग रहा होगा। तो अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम के लिए है कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव ही, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव्स ही लॉन्गिट्यूडनल वेव वाले कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब जितने भी वेव्स हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो बॉडी वेव्स का सेकेंडरी वेव्स हो, यहाँ जो सेकेंडरी वेव्स है, ठीक है, और उसके साथ साथ जितने जो सरफेस वेव्स हैं जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, वो सब वो सब वो सब के सब आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। तो ये भी आपके प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तब तो अगर इस बात को हम लोग समझ चुके हैं मूवमेंट को, तो यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी वेव्स। इतना बार इतना तरीका से समझाया हुआ है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। अगेन, जो प्राइमरी वेव है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। इसका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। जो वेव का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस पार्ट, मैं जो रेड पार्ट बनाऊंगा वो एक्सपेंशन बनाऊंगा और जो ग्रीन पार्ट होगा वो कंप्रेशन होगा। तो दिस इज द रेड पार्ट, दिस रेड पार्ट इज रेयर फैक्शन भी बोल सकते हैं और एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। बट दिस बट रेड पार्ट दिस रेड पार्ट इज कंप्रेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या है, एरिया वॉल्यूम कम है, लेकिन वहां पे अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। रेयर फैक्शन और एक्सपेंशन में क्या होता है कि एरिया वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंप्रेशन में कंप्रेस होने के बाद अगर भैया कंप्रेस करोगे तो वहां पे कम एरिया में ज्यादा चीजें तो आएंगी ही ना। दिस इज कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन और कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये चीजें हैं। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेयर फैक्शन और एक्सपेंशन, यहाँ पे एक और चीज आ गया, डायलेशन। यहाँ पे कंप्रेशन और डायलेशन लिखा हुआ है। अलग अलग चीज, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इससे आपका वर्ड भी है ना, वोकेबलरी भी मजबूत होगा कि अगर प्रीलिम्स में या फिर मेंस में इस दूसरे इन जैसे वर्ड्स का अगर इस्तेमाल हो जाए तो भी आप कंफ्यूज ना हो कि ये सब एक ही है। सेकेंडरी वेव में आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वेव का डायरेक्शन इज दिस, तो जो
वेव तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये सेकेंडरी वेव में क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। अब तो आपको याद हो गया होगा, इतना बार इस पे हमने बातचीत किया। ठीक है, तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के बारे में, के नेचर के बारे में हमने बहुत बात किया। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि सबसे तेज होता है प्राइमरी, मतलब सबसे पहले वो पहुंचने वाला है सरफेस पे, तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब है कि वो सेकंड होगा रेस में। जब रेस लगेगा फोकस टू एपिसेंटर, तो उस रेस में सेकंड होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। और अभी ऐसे ही याद करना है। ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग द ऑप्शनल ऑफ ज्योग्राफी, बट जो हमें प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, जीएस के लिए जो भी जरूरत है उसके लिए बहुत है। ठीक, ओके। अब इतना देखने के बाद अब है कि ये बॉडी वेव्स था। बॉडी वेव्स के बाद जब एक बार ये जो रेस जब खत्म होता है और प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स पहुंच जाते हैं सरफेस पे, तो सरफेस पे पहुंचने के बाद अब सरफेस तक एनर्जी पहुंच गया। सरफेस पे एनर्जी को पहुंचने के लिए दो तरीके, दो माध्यम, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। अब एनर्जी जो है वो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के माध्यम से सरफेस तक पहुंच गया। अब अब एनर्जी वहां से अलोंग द सरफेस मूव करेगा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सही ही बैन लगा रहा है, बहुत ज्यादा ये लोग परेशान करते हैं, छूट मूट का ऐसे ही। खैर कोई बात नहीं। तो एक बार जब एनर्जी सरफेस तक पहुंच गया, तो अब अलोंग द सरफेस जब वो एनर्जी ट्रेवल करेगा, तो फिर भी वेव के ही फॉर्म में करेगा, लेकिन उस समय हम लोग उसे सरफेस वेव्स के नाम से जानेंगे। और सरफेस वेव्स में हम लोग जो है वो लव वेव्स और रेले वेव्स के नाम से जानते हैं। तो लव जो है वो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कुछ सोच समझ के जानबूझ के रख दिया। लव इज द टाइटल ऑफ दैट साइंटिस्ट जिनके नाम के पीछे जो है वो स्टडी कर रहे थे, और उन्हीं के नाम पे लव वेव्स रख दिया गया है। और रेले वेव्स भी वो जो साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, उनके नाम पे रेले वेव्स रख दिया गया है। अभी तक तो यूपीएससी ने नहीं पूछा है। अगर आपका ऑप्शनल है तो बहुत अच्छी बात है, और ऑप्शनल नहीं भी है तो अगर हो सकता है कि कल के डेट में जिस तरीके से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हर साल बढ़ता जा रहा है, तो अगर पूछ दे तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो लव वेव्स है, ये हमने बात किया था कि ये सब क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, तो मैंने लिख भी दिया है। बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो अक्सर बात लव वेव्स का ही आता है। रेले वेव्स का बात बड़ा कम आता है। बहुत स्पेशल सिचुएशन में इसको देखने के लिए मतलब हम लोग देख देख पाते हैं, या जो हम लोग तो नहीं ही देख पाते हैं, ये होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हो सकता है कि कोई पूछ दे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके लिए सारा जुगाड़ है आपके लिए, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक, तो जो ये जो है ए है, ये लव वेव्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट इस इस प्रकार का है, इस प्रकार का है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी डैमेज होता है ना, डैमेज होता है, जो वेव का जो मोशन है ना, वो हॉरिजॉन्टली वेव जो है वो चीजों को हॉरिजॉन्टली हिला देता है। मतलब पूरा जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है उसको पूरा तहस नहस कर दिया। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली हिला के बर्बाद कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और इसके वजह से जो डैमेज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। एंड लव वेव्स का जो रास्ता होता है आगे बढ़ने का, वो स्नेक के जैसा होता है। जिस जिस प्रकार से सांप चलता है, उस प्रकार से लव वेव्स अपने रास्ते में आगे प्रोपगेट करता है। वेरी यूनिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन जो रेले वेव्स होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डैमेज दोनों डैमेज करता है। एंड रेले वेव्स ट्रेवल लाइक अ सी वेव्स, वो समुद्र की लहरों की तरह रोल कर करके, ठीक है, रोल करके आगे मूव करता है। तो वो समुद्र की लहर है ना, तरंग जो है वो लहर है, उसके तरह से मूव करता है रेले वेव्स। रेले जो लव वेव्स है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डैमेज करता है, लेकिन
जो लव वेव है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डैमेज करता है, लेकिन रेले वेव्स हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल डैमेज करता है। ठीक है, अभी तक सही है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। अब बात करते हैं कुछ जरूरी चीजें। क्या है जरूरी चीजें? तो हमने बात कर लिया कि किस प्रकार से फॉल्ट सिस्टम क्रिएट हुआ, उस फॉल्ट के सेंटर से एनर्जी रिलीज हुआ, दैट सेंटर इज कॉल्ड फोकस, और हाइपो सेंटर एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स चारों तरफ गया। सबसे पहले एनर्जी जो जिस सरफेस पे नहीं, सरफेस पे जहां पे सबसे पहले एनर्जी पहुंचता है, दैट यूनिक पॉइंट इज कॉल्ड एपी सेंटर। वहां पे तबाही और बर्बादी सबसे ज्यादा होता है। एनर्जी जिस माध्यम से सरफेस तक एपी सेंटर तक पहुंचता है उस माध्यम को वेव्स कहते हैं। स्पेशली एनर्जी इज ट्रेवलिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थ, सो दैट वेव्स आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स दो प्रकार के होती हैं, P फॉर प्राइमरी वेव्स एंड S फॉर सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स 5 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड सबसे तेज है, फास्टेस्ट है। सेकेंडरी वेव्स 3 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड जो स्लो है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी वेव्स स्लो है। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स ही सरफेस तक पहुंचता है, रेस को जीत जाता है। सेकेंडरी वेव्स उसके पीछे पहुंचता है, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी। Primary waves is longitudinal, secondary waves and along the other surface waves are transverse in nature। तो ये सब अभी तक हमने पढ़ा। अब भूकंप आ गया, भूकंप आ गया और भूकंप के सारे वेव्स को हम देख लिए। तो भूकंप के सारे वेव्स मतलब कि फॉल्ट सिस्टम डेवलप हुआ, एनर्जी पहुंचा सरफेस तक, है ना, बॉडी वेव्स भी आ गया, सरफेस वेव्स भी आ गया। अब क्या हो गया? डिवास्टेशन, डैमेज, सब कुछ हुआ। हमें पता कैसे चलता है कि कितना डैमेज हुआ? बिकॉज वी ऑलवेज सी कि न्यूज में कभी ना कभी बोल देता है कि रिक्टर स्केल के पैमाने पे इतना था, 5.5 था, 8 पॉइंट कुछ था। ये ऐसा कुछ सुनने के लिए टीवी पे, न्यूज पे हमें देखने के लिए मिलता है। वो क्या होता है, आइए उसे भी समझते हैं। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा समझाएंगे कि आज तक नहीं समझा होगा, गारंटी है। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्मोग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्मोग्राफ भैया अलग है और रिक्टर स्केल अलग है। जिन लोगों को नहीं पता है वो आज जान जाइए। सिस्मोग्राफ क्या है? ये है सिस्मोग्राफ, ये है सिस्मोग्राफ, ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये देखिए, एक स्ट्रिंग मतलब कि धागे जैसा स्ट्रक्चर है, उससे बड़ा सा आयरन बॉल, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये बड़ा सा आयरन बॉल जिसको यहाँ पे हैवी मास बोला गया है, ये झूल रहा है हवा में। और इसके नीचे जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, इसके नीचे ये यहाँ पे दिस दिस इज, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पेन लगा हुआ है। ये इंक पेन है, इसमें इंक है, मतलब कि ये चल सकता है, उग सकता है, इससे कुछ लिखा जा सकता है। अब ये ट्रेल ऑफ पेपर, पेपर मतलब कि जैसे लगातार पेपर जो है वो उसके आगे से मतलब कि गुजर रहा है, लगातार गुजर रहा है, लगातार गुजर रहा है, समय के साथ लगातार गुजर रहा है, उसके 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 सामने से लगातार गुजर रहा है। अब क्या है, समझिएगा बात को। जैसे ही धरती ट्रेम्बल करेगा, अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक के हिलने से वो जो लोहे वाला भारी या जो हैवी मास है वो भी हिलेगा। थोड़ा सा भूकंप आएगा तो वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो जो पेपर पे ट्रेल बनेगा यूं यूं ऐसे ऐसे करके, जब और पेपर तो लगातार आगे बढ़ रहा है ना, तो वो क्या होगा, पेपर पे ट्रेल बनेगा यूं ऐसे ऐसे करके, यूं ऐसे ऐसे करके ट्रेल बनेगा। अच्छा ठीक, अगर सपोज करे कि बहुत ज्यादा जोर से हिला तो फिर यूं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ट्रेल ट्रेल बनेगा। फिर अगर मान लो कि इससे भी ज्यादा, तो फिर यूं ऐसे ऐसे करके, यूं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ट्रेल बनेगा पेपर पे, पेपर पे ट्रेल बनेगा। ठीक है, ये जो पेपर पे ट्रेल बना, तो ये जो पेपर पे, इसका काम यही है, दिस इज द ओनली वर्क ऑफ, दिस इज द ओनली काम ऑफ सिस्मोग्राफ।
कि पेपर पे बस बच्चों की तरह उगा देना है, ठीक है। अब देख लिए कि भैया कितना कितना आया। तो हमने देखा था ना कि एक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका एम्पलीट्यूड होता है कि भैया कितना कितना ट्रेवल कर रहा है अपने मीन मीन पोजीशन से। तो यही इसका इसका भी एम्पलीट्यूड है कि भैया कितना कितना। तो इसका एम्पलीट्यूड नॉर्मली समझने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर इसके एम्पलीट्यूड को मेजर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि पेपर पे उग गया तो हाँ उग गया तो ठीक है। कहाँ है पेपर जी, यहाँ है पेपर, आ जाओ अब इस पेपर को स्टडी करते हैं। सिस्मोग्राफ का काम खत्म हो गया, भूकंप आया, पेपर का ट्रेल आ रहा था लगातार, उस पे जो है वो हिलने के वजह से ये चीज बन गया। अब इस पेपर को हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर अर्थ पे कोई भी झटका महसूस होता है भूकंप के दौरान तो सबसे पहले पहुंचता है प्राइमरी वेव्स, जो कि बहुत ही मिनिमल झटका महसूस होता है। दिस इज प्राइमरी वेव्स, दिस इज प्राइमरी वेव्स। दिखाई दे रहा है? दिस इज प्राइमरी वेव्स। ये ये है प्राइमरी वेव्स। अब प्राइमरी वेव्स आ गया क्योंकि उसका स्पीड वेलोसिटी ज्यादा था, 5 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब प्राइमरी वेव्स को माना जाता है ना कि वो अलार्म कॉल होता है। अगर अगर कहीं पे आप रह रहे हैं और हल्का झटका आपको फील हो, आप तुरंत निकल जाइए। आप तुरंत कहीं सेफ प्लेस ढूंढ लीजिए, पलंग के नीचे या फिर कुछ भी कॉर्नर में या जो भी, या बिल्डिंग बहुत हाई राइज में मतलब कि रह रहे हैं तो जो भी आपसे उपाय बन पड़ता है सरकार के द्वारा, या जो मतलब एनडीआरएफ के जो भी उनके हैं, नेशनल डिजास्टर वालों के तरफ से जो भी प्रोटोकॉल आपको बताया जाता है, तो वो आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो आप फॉलो करिए पहले ही में, क्योंकि प्राइमरी वेव्स इज अ काइंड ऑफ सेवियर वेव्स। वो हमारी सुरक्षा करता है, वो हमें अलार्म करता है। उसके बाद पहुंचेगा सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। उसके बाद पहुंचता है सेकेंडरी वेव्स। दिस इज सेकेंडरी वेव्स, दिस इज सेकेंडरी वेव्स। थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा हिलेगा डुलेगा ज्यादा। सेकेंडरी वेव्स, और सेकेंडरी वेव्स के बिल्कुल लगे हुए, क्योंकि जैसे ही सेकेंडरी वेव्स पहुंचता है फिर वहीं पे वो सरफेस वेव्स जो है वो, अब पूरा एनर्जी पहुंच गया सरफेस पे तुरंत। अब धरती पे सरफेस वेव्स जो है वो अपना डैमेज करना शुरू हो जाएगा। दिस इज द डेडली सरफेस वेव्स। ये रेड वाला जो है वो डेडली सरफेस वेव्स, ग्रीन वाला सेकेंडरी वेव्स है, ब्लू वाला प्राइमरी वेव्स है, एंड रेड वाला इज सरफेस वेव्स। अब इसमें पी वेव्स हो, अब पी हो या आर हो, सॉरी एल वेव्स हो, रेले वेव्स हो, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, इसमें लव वेव्स हो या रेले वेव्स हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अब ये हमें मिल गया देखने के लिए। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अब हमारे पास एक स्केल होता है, जैसे नॉर्मल स्केल होता है ना हम लोग के पास, 15 सेंटीमीटर वाला, 6 इंच वाला स्केल होता है हमारे पास। तो हमारे पास एक स्केल बनाया हुआ होता है, तो एक स्केल हम ले लेते हैं। दैट स्केल इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हम स्केल लेंगे, यहाँ पे हम एक स्केल लेंगे, यहाँ पे मैं एक स्केल फॉर्म फॉर्म करता हूँ, बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सपोज करें कि यहाँ पे एक स्केल हम लोग लेते हैं और इस स्केल पे मार्किंग ऐसा किया हुआ है 1 2 3 4 5 और नीचे तक भी मार्किंग किया हुआ है। हमने इस स्केल को लिया और यहाँ पे इसको भिड़ा दिया कि भैया देखते हैं कि इस स्केल पे कितना है, कितना है। यूं ऐसे करके नाप लिए इसको इस स्केल पे। तो स्केल पे नाप लिए तो हमें मिला कि यहाँ पे भैया आ रहा है 5.5। द रीडिंग इज 5.5। तब न्यूज वाले एंकर भैया बोलते हैं कि रिक्टर स्केल का रीडिंग था, रिक्टर स्केल पे 5.5 की तीव्रता से भूकंप देखा गया है या भूकंप आया है। मेरी बातें समझ में आ गई? रिक्टर स्केल अकेले कुछ नहीं करता, पहले सिस्मोग्राफ जो है वो उसका जो ये जो है ये 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 दर्ज करता है, ठीक है। इसका जो रीडिंग है वो दर्ज करता है, ठीक।
और इस रीडिंग को हम लोग रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, तब हम बता पाते हैं जितना बड़ा वेव फॉर्म्स, ये जो वेव फॉर्म्स जो बन रहा है, जितना बड़ा ये बन रहा है, उसी के हिसाब से रिक्टर स्केल पे हम लोग बता देते हैं कि हाँ इतना दशमलव इतना या इतना का भूकंप आया। दिस इज इट। और यही है, इतना ही सिंपल है। हो सकता है कि अभी तक लोगों को पता नहीं होगा कि हाँ रिक्टर स्केल एक ऐसा यूनिक मशीन है जो एकदम भूकंप आता है और बता देता है कि कितना का भूकंप है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रोसेस है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप बता कैसे पाएंगे? हो सकता है कि इंटरव्यू में ही पूछते हैं कि बताओ भैया रिक्टर स्केल काम कैसे करता है, तो आप देखिए यही काम करता है। अभी हमने जाकर कंप्लीट ए से लेके जेड तक अर्थक्वेक का ए से लेके जेड तक हमने बात कर लिया। ठीक, ये अब क्या है कि जब अल्फाबेट लेटर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर वर्ड बनाना सीखते हैं। अब क्या है कि अब वर्ड के तरफ मूव करेंगे, तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे, अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे कि एक बार जब वेव, ये अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कि हमें पता कैसे चलता है, ये कैसे कैसे पता चलता है अर्थक्वेक से कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। कहानी तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, कि कि अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने का सोर्सेस। तो अब मेन बात पे आते हैं कि अर्थ के इंटीरियर को हम लोग जब स्टडी करते हैं बाय यूजिंग बॉडी वेव्स का इस्तेमाल करके हम लोग अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करते हैं। कैसे कैसे तो एनसीईआरटी कुछ उसके लिए भी अपना स्टेटमेंट देता है। अगेन सॉरी फ्रॉम माय साइड, लेकिन जरूरी है, मैं कुछ स्टेटमेंट एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आपके लिए लाया हूं, जिससे आपको लगे कि हाँ चीजें एकदम कितना परफेक्ट तरीके से एनसीईआरटी में दी हुई है, एंड वी ऑल नीड टू स्टडी दैट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गुड। सबसे पहले बोलता है, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, और ये तो हमने देखा ही है। बाकी इस पे बात कर लेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा लूं क्योंकि इसका बड़ा काम होने वाला है। इस पेज का हम लोग फिर से सदुपयोग कर लेंगे। ओके गुड। अब थोड़ा सा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी तक जो जब भी बात किया, तो हमने बार बार बोला कि क्लास नाइन्थ, सी नाइन्थ मतलब क्लास नाइन्थ, चैप्टर का नाम हमने बोला साउंड। बहुत लोगों को लगता है कि यार हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते ही क्यों हैं, क्लास 10 तक पढ़ने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट जो है वो कंपटीशन का तैयारी करो और फॉर्म भरो, नौकरी ले लो। यहाँ पे सुनिए, सेम टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ने के लिए क्लास 9th साइंस, फिजिक्स। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपको क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, और उसमें टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए केक वॉक है, ये आपके लिए केक वॉक है। आप ऐसा समझिएगा कि इससे रिलेटेड कितना भी लेंदी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बना दे तो आपसे बन जाएगा। दिखाता हूं मैं। द डेंसर द मटेरियल, द डेंसर द मटेरियल हायर इज द वेलोसिटी। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि अभी हमने ऊपर देखा था, अभी हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था? देख लीजिए, यहाँ पे देखा था इसमें इसमें कि ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड ओनली, ये सॉलिड से ही ट्रेवल करता है और ये सारे मटेरियल से ट्रेवल करता है। मतलब जो वेव है,
मतलब जो वेव है वो 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 किससे ट्रेवल कर रहा है? अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल के जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इससे ट्रेवल कर रहा है वेव, उससे वेव ट्रेवल कर रहा है। तो बोलता है कि ये जो मटेरियल है, ये जो पार्टिकल है, जितना जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा, उतना उतना ज्यादा स्पीड या स्पीड स्पीड उतना ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी होगा किसका? 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 वेव का। वेव का। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जितना ज्यादा मटेरियल डेंस होगा उतना ज्यादा वेव का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है? ओके। अब अगेन ये चीज साउंड वाले में दिया हुआ है क्लास 9th में। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, समझ में आता है। दूसरा पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स का जो डायरेक्शन होता है also changes as they reflect or refract when passing across materials with different densities of different layers। मैंने बोला था क्लास 10th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या बोल रहा है? हमने क्लास 10th में भाई लोग पढ़ा था, ये पढ़ा था, देखे थे कि हम एक ग्लास लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लाइट आया, हिट किया, और लाइट जिस जगह पे हिट किया दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक हम लाइन खींचते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से फिर अगर, अब क्योंकि ये एयर है और ये क्या है? ये ग्लास है, तो ऑब्वियसली एयर इज रेरर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो क्या होगा कि ये इसका जो स्पीड है, लाइट का स्पीड है, वो जब रेरर से हल्के पतले मीडियम से जब घने डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या होगा? ये मुड़ जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। जब भी लाइट स्लो होता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड होता है, नॉर्मल। फिर अगेन इस बाउंड्री को हिट करेगा और यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और अगेन अब ये डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में जब जाएगा तो इसका स्पीड अगेन बढ़ जाएगा और फिर ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। इसी चीज को नॉर्मली अगर हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं यूं अगर स्ट्रेच कर देते हैं इसी चीज को स्ट्रेच कर देते हैं तो हमें ये टर्म देखने के लिए मिलता है, दिस टर्म देखने के लिए मिलता है, और हम वो इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? कि लाइट अपने मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ, लाइट अपने मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ। ये खेल था क्लास 10th का रिफ्रैक्शन का। मैंने बना के दिखा दिया आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो तो फिर से थोड़ा सा दिमाग में आ जाए। तो बस यही होता है कि जब अर्थ है ना, हमारा अर्थ, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग, अब ऊपर का लेयर कुछ और है, फिर उसके बाद का लेयर कुछ और है, फिर उसके बाद का लेयर कुछ और है, फिर उसके बाद का लेयर फिर कुछ और है। तो होता क्या है कि जब जब वेव जो है वो ट्रेवल करता है, सपोज करो कि इस पॉइंट से वेव जब यहाँ पे ट्रेवल किया, फिर जब यहाँ पे ट्रेवल किया, फिर जब यहाँ पे ट्रेवल किया, तो उसका जो पाथ है ना वो मुड़ता है। वो पाथ जो है वो मुड़ता है। जैसे यहाँ पे लाइट मुड़ रहा है ना, बेंड कर रहा है ना, तो उसका भी पाथ में क्या होता है? उसके पाथ में एक एक कर्व या उसके उसके पाथ में एक बेंड देखने के लिए मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन भी। क्योंकि रिफ्रैक्शन का ही एक और पार्ट है कि एक सर्टेन एंगल से अगर हम लोग लाइट को, अगर एक सर्टेन एंगल से लाइट को अगर ये करवाए तो ये लाइट जो है वो अंदर ही मुड़ जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। है ना? डायमंड के अंदर यही चीज होता है और रेनबो के अंदर भी यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो बॉडी वेव्स जो होता है, बॉडी वेव्स जो फोकस से जा रहा होता है या धरती के अंदर अलग-अलग जगहों जगहों पे ट्रैवल कर रहा होता है, वो चेंज होता है। वो उसका अपना डायरेक्शन, रास्ता चेंज होता है, रिफ्रैक्ट चेंज होता है, बेंड होता है, कर्व होता है ना? जब वो अलग-अलग मटेरियल से पास करता है। क्यों? क्योंकि अलग-अलग मटेरियल का डेंसिटी अलग-अलग है। क्योंकि हमने देखा रेयर से डेंसर मीडियम और डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट पास किया तो लाइट का रास्ता, लाइट भी बेंड किया। उसी प्रकार से जब जो ये वेव है वो धरती के अलग अलग माध्यम से जब पास करेगी तो ये वेव भी क्या होते हैं, बेंड होते हैं, अपना रास्ता बदलता है। ये बात समझ में आया क्या? ओके। अब थर्ड पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान होता तो सब लोग पढ़ लेता, टाइम लगता है ना? अब हेंस स्पीड एंड पाथ। स्पीड, क्योंकि पहले वाले में हमने स्पीड देखा और दूसरे वाले में पाथ देखा। स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज पे? जितना डेंस है उतना स्पीड होगा, जितना डेंसिटी कम है स्पीड भी घट जाएगा। फिर उसके बाद देखा कि बदलते हुए डेंसिटी से, मटेरियल के डेंसिटी से क्या हुआ, उसके रास्ते में थोड़ा सा बेंड या कर्व भी देखने के लिए मिला। तो स्पीड और पाथ दोनों का दोनों चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसके डेंसिटी में क्या होता है, बदलाव आता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल मीडियम है वो अलग अलग जगहों पे जब वो बदलता है, चेंज होता है, अलग अलग गहराई में जब वो चेंज होता है तो उस मटेरियल मीडियम के डेंसिटी में बदलाव होने की वजह से जो वेब है, जो रेस लगा हुआ है, जो फोकस से, हाइपोसेंटर से जो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, तो उसका स्पीड और पाथ दोनों चेंज हो जाता है। किसके वजह से? डेंसिटी के वजह से, क्योंकि पूरे अर्थ में एक जैसा डेंसिटी नहीं है। अभी तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अब उसके बाद, अब वेव्स कैन चेंज, जो वेव्स कैन चेंज द पाथ एंड डेविएट फ्रॉम पाथ ड्यू टू चेंज इन मीडियम मीडियम। अब क्या है कि मीडियम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब धरती के अंदर गैस तो बात छोड़ ही दो, इन दोनों का ही बातचीत होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। तो बोला जा रहा है कि वेव जो है, कौन सा वेव? बॉडी वेव्स का बात कर रहे हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स का बात कर रहे हैं। ये प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स क्या क्या करता है कि ये अपने रास्ते से डिविएट हो जाता है, अपना रास्ता जो है वो चेंज कर देता है जब जब देखता है कि मीडियम मीडियम चेंज हुआ। अब भैया मीडियम चेंज होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा। और जब मीडियम डेंसिटी चेंज हो रहा है तो क्या हो गया, ये अपने रास्ते से डिविएट हो जाता है, अपने अपने इस ये अपने बेंड हो जाता है। ठीक है, ये बात है। अब लिथोस्फेयर इज सॉलिड। लिथोस्फेयर सॉलिड है, मैंने बोला था कि सॉलिड और लिक्विड का ही बात आएगा, गैस का तो है ही नहीं। लिथोस्फेयर तो सॉलिड है, लेकिन जो एस्थेनोस्फेयर है ये सेमी सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड है। अब आप बोलेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, लिथोस्फेयर बस आगे मिलने ही वाला है, एस्थेनोस्फेयर यही सब आगे पढ़ेंगे, सेमी सॉलिड क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे। जहां जहां मैं हैश का निशान लगा रहा हूं ये सब पढ़ने वाले हैं आगे। जिसके वजह से क्या होता है, मतलब एक समय जो जो वेव है, बॉडी वेव्स है, एक समय लिथोस्फेयर से पास करता है वो सॉलिड है, फिर एस्थेनोस्फेयर से पास कर रहा है वो सेमी सॉलिड है। तो तो जब मटेरियल मीडियम चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो उसका वेव का जो पाथ है, रास्ता है, वो बदलते मीडियम के साथ वो बेंड हो जाता है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा क्लास 10th वाला एग्जांपल देके कि बदलते मीडियम के साथ लाइट अपना रास्ता बदल देता है, लाइट बेंड हो जाता है। बस यही यहाँ पे होता है, बदलते मीडियम के साथ लाइट, जो वेव है, लाइट की जगह
क्योंकि लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव, लिंक कीजिए शुरू से। एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेव्स, ठीक है। अब भले जो है ये प्राइमरी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, और ये जो है वो कौन है, सेकेंडरी जो है वो ट्रांसवर्स है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। रिजल्ट इन कर्विंग पाथ, ये देखने के लिए मिला, कर्विंग पाथ, ठीक। होल्ड अ मिनट। कर्व्ड पाथ, फाइनली रिजल्ट तक हम ऐसे पहुंचते हैं, दिस इज अवर रिजल्ट। कर्व्ड पाथ शोज चेंज इन मटेरियल मीडियम एंड डेंसिटी। तो हमने पूरा यही पढ़ा कि जब हमें ये दिखाई देगा, जब हम ये इंस्पेक्ट कर लेंगे कि अर्थ के अंदर जो वेव्स का जो डायरेक्शन है वो कर्व है, तो उसके कर्व डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल मीडियम है और डेंसिटी है वो समय समय पे किस हद तक चेंज हो रहा है और कहाँ कहाँ किस प्रकार का है। तो ये हमें एक इनडायरेक्ट सोर्स, बहुत ही पुख्ता और बहुत ही बढ़िया एविडेंस हमें मिल जाता है टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। क्या अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा बैक करके, है ना, थोड़ा सा पीछे करके एक दो बार देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं लगता है तो एक आध बार बुक खुद से भी पढ़ के आप फिगर आउट करने का प्रयास कर सकते हैं, बुक में ही दिया हुआ है ये, एज इट इज एनसीईआरटी के बुक से ही उठाया गया है, इसमें मेरा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं बस चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों से सोर्सेज इकट्ठा करके, ठीक, ओके। तो एक बार जब हमें पता लग गया कि जो कर्व्ड पाथ है ये हमें बताता है कि अर्थ के अंदर मटेरियल मीडियम और डेंसिटी चेंज है। अगर मटेरियल मीडियम और डेंसिटी चेंज नहीं होता तो जो वेव है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करता, लेकिन ये कमबख्त वेव स्ट्रेट ट्रेवल करता ही नहीं, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर का पता लग जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में मटेरियल मीडियम और डेंसिटी जो है वो क्या है, समय समय पे बदलता रहता है। मौसम टाइप नहीं, जैसे जैसे हम लोग गहराई ऊंचाई नीचाई अगल बगल में जाते हैं तो ये चेंज होता रहता है। गुड। अब अब बात करते हैं कि होता क्या है। लेट मी रेज दिस, क्योंकि कहानी अभी पूरा थोड़ी ना हुआ है, कहानी अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, इतना और इतना डिटेल में अगर पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब तो दिमाग का कसरत होगा, और दिमाग का अगर कसरत होगा तभी तो हम एग्जाम के लिए रेडी होंगे। नहीं तो सीधे सीधे कुछ भी पढ़ के और सो जाना, ये कौन सा पढ़ाई है। आइए देखते हैं। अब होता क्या है कि ये है हमारा प्यारा अर्थ, ये जो हमारा प्यारा अर्थ है, तो इसमें होता क्या है कि अर्थ के हर पॉइंट पे हम लोग क्या क्या किए हैं कि जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है या जो भी अभी तो, क्योंकि भूकंप एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो ये अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सिस्मोग्राफ अलग अलग जगह पे लगा देते हैं। सॉरी, अलग अलग जगह पे हम लोग सिस्मोग्राफ लगा देते हैं, हर जगह पे, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही तो हम लोग रहते हैं, नीचे तो रहते नहीं हैं। तो अर्थ के अलग अलग जगह पे हम लोग सिस्मोग्राफ लगा देते हैं, ठीक है, ओके, ये लगा दिए। अब सपोज करें कि हमने पढ़ा था कि अर्थ के क्रिस्टल रॉक में फॉल्ट सिस्टम या फॉल्ट डेवलप होता है, और वहीं पे फॉल्ट के अलोंग जो है वो एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक। तो क्रस्ट के नजदीक एक पॉइंट बना लेते हैं, एंड दिस पॉइंट इज फोकस और हाइपोसेंटर, दिस पॉइंट इज फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक है। अब होगा क्या यहां से कि जो सीधे पहुंचने वाले हैं भैया, ये तो सीधे पहुंच गया, और यहां पर तो सीधे पहुंच गया डिवास्टेशन, डिजास्टर,
डिस्ट्रक्शन सब कुछ हो गया, सब कुछ झेल लिए। लेकिन यहाँ पर तो डिवास्टेशन हुआ ही, लेकिन दुनिया में बाकी भी तो जगह है, बाकी जगह भी तो हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि इन सब बाकी जगहों पे भी ये भूकंप के झटके जाते हैं। ये बात अलग है कि हमें फ़ील नहीं होते हैं, लेकिन जो सिस्मोग्राफ मशीन है, वो थोड़ा ना थोड़ा-सा रीडिंग करके बता देता है कि हाँ, वो रीडिंग भले कहीं पे दुनिया के किसी कोने में भूकंप हो, लेकिन वो रीडिंग जो है वो दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने तक पहुँच जाता है। तो होता ये है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये यहाँ पे यूँ ऐसे पहुँच गया, ये यहाँ पे यूँ ऐसे पहुँच गया, ये यहाँ पे 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 ऐसे पहुँच गया, और फिर बीच में एक हमें गैप देखने के लिए मिलता है, और फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ऐसे करके। तो लेट मी शो यू दिस। ये देखिए। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है ये कि आपने ये देखा कि ये सरफेस पे सिस्मोग्राफ लगाए हुए हैं, और होता क्या है कि ये तो क्रस्ट वाला एरिया है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये है आपका, फिर क्रस्ट के बाद मेंटल हुआ, मेंटल के बाद कोर हो गया, ठीक है। तो मेंटल के बाद ये जो है, ये कोर वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, कोर वाला जो मैंने बनाया। तो यूं ऐसे करके यहां से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, ये एक कर्व्ड या बेंड लाइन बना हुआ है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हमें पता लगता है कि भैया अंदर जो मटेरियल मीडियम है वो समय-समय के बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए स्पीड भी बढ़ जाता है या घट जाता है, और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी होता है कि हम पता लगा सकें कि अगर कहीं पे दुनिया के किसी कोने में अगर भूकंप हुआ है, और दुनिया के दूसरे जो सिस्मोग्राफ अलग-अलग क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, तो कितना टाइम लगा वहाँ तक रीडिंग पहुँचने में, और उस रीडिंग तक पहुँचने में उनका जो पाथ है, उसका ट्रैजेक्टरी क्या है, इससे हमें पता लग लग जाता है कि अर्थ जो है वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है। अर्थ का जो इनसाइड द अर्थ जो मटेरियल मीडियम है वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो क्या पता लगता है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये वाला कि किस प्रकार से सिस्मोग्राफ रख के किसी एक कोने में हुआ भूकंप हम सब जगह जो है वो उसको उसको उसका उसका रीडिंग या उसको स्टडी कर पाते हैं। अब अब सीधे मेन इमेज पे आइए। ये देखिए, हमने पढ़ा था 2 प्रकार का बॉडी वेव होता है। एक पी वेव होता है और एक, जस्ट अ सेकंड, ठीक, एवरीथिंग इज गुड। 2 प्रकार का बॉडी वेव होता है, एक प्राइमरी वेव होता है और दूसरा सेकेंडरी वेव होता है। तो दोनों का सिस्मोग्राफ रीडिंग यहाँ पे अगर लिया जाए, तो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये सेंटर है जहां से एनर्जी रिलीज करना शुरू हुआ, अगल बगल में तो पहुंच गया, लेकिन यहां भी पहुंच गया, सीधे जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये कोर को हिट करता है, जैसे ही ये आउटर कोर को हिट करता है, तो इसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाता है, फिर ये मूव करता है, फिर यहाँ पे जब कोर से बाहर निकलता है तब फिर बेंड होता है। जैसे हमने बात किया था यहाँ पे कि लाइट लाइट एक बार घुसने के बाद अंदर की ओर बेंड करता है, और फिर निकलने के बाद बाहर की ओर बेंड बेंड करता है। सेम चीज यहाँ पे 10th वाला कॉन्सेप्ट, क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। लेट मी रीड दिस, ठीक। तो इस इस बेंड के वजह से, इस बेंड के वजह से ये जो एक एरिया है ना, दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया, ये इस एरिया में कोई भी, यहाँ के जो बेचारे सिस्मोग्राफ हैं, ये बैठे हैं कि इंतजार में कि मेरे पास आ रही है, आ रही है, मेरे पास तो आई ही नहीं। ये अलग परेशान है। मतलब बाकी जो सभी पॉइंट वाले जो जो सिस्मोग्राफ है, सबके पास पहुंच गया,
वेव्स जो थे, प्राइमरी वेव्स, ये पहुंच गए, लेकिन इन लोगों के पास आई ही नहीं। यहाँ भी है, यहाँ पे इन लोगों के पास, बेचारे के पास आई ही नहीं। अजीब दुख दर्द है। बाकी इन सब एरिया में बेंड करके इन सब एरिया में पहुंच गया। तो दिस इज द शैडो जोन। इससे इसको लेकर एक आध बार पिछले 10-12 सालों में अगर बात किया जाए तो यूपीएससी ने पूछा है कि शैडो जोन क्या है। हाँ, मेंस में इससे लेके सवाल आ सकते हैं, ऑप्शन में भी अगर आपको हेल्प करेगा कि पी वेव का जो शैडो जोन होता है वो 105 से 105 से 145 डिग्री तक होता है दोनों साइड में। दोनों साइड में 105 से, आप देख लीजिए क्लियरली, 105 से 45 डिग्री तक होता है। ध्यान दीजिएगा बात को। क्यों होता है ये शैडो जोन? क्योंकि जो वेव में है, वेव बेंड होता है, वेव बेंड होता है, कर्व होता है, उसके स्पीड में बदलाव आता है, उसके वजह से ये शैडो जोन बनता है। क्योंकि अर्थ जो है वो एक जैसा नहीं है, क्रस्ट अलग है, क्रस्ट का डेंसिटी अलग है, मेंटल का डेंसिटी अलग है, कोर का डेंसिटी अलग है। उसमें भी हम लोग देखते हैं मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो इन सब का डेंसिटी अलग है, एंड ड्यू टू वेरी डेंसिटी जो जो वेव का जो रास्ता है वो कर्व हो जाता है, बेंड हो जाता है, जिसके वजह से शैडो जोन जोन बनता है दोनों साइड में। पी वेव का शैडो जोन 105 टू 145 डिग्री बोथ साइड। ठीक है, ओके। और अगर एस वेव सेकेंडरी वेव है, ये तो बिल्कुल है ना सेकेंडरी वेव। अब पी वेव के बाद, पी वेव के बारे में हमने पढ़ा था कि मटेरियल मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, सबसे ट्रेवल करता है। तो पी वेव क्या किया? पी वेव क्रस्ट से तो ट्रेवल किया, मेंटल से तो ट्रेवल किया, ये कोर से भी ट्रेवल कर गया। इसको फर्क नहीं पड़ता कि सॉलिड है, मोल्टेन है, मतलब सेमी सॉलिड है, मेंटल का पार्ट दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, अभी पढ़ेंगे आगे, और या फिर लिक्विड फॉर्म में है। आउटर कोर इज लिक्विड, आउटर कोर इज मोल्टेन, लिक्विड फॉर्म। तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि सॉलिड है, लिक्विड है, हाफ लिक्विड है, फुल लिक्विड है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे ट्रेवल करेगा। लेकिन बेचारा फिर भी शैडो इसलिए थोड़ा सा बनता है क्योंकि वेव के पाथ में जो बेंड आता है, उस बेंड के वजह से शैडो जोन बन जाता है। मतलब इन एरिया में क्या होता है, इस एंगल पे पहुंच ही नहीं पाता है। क्या? वेव नहीं पहुंच पाता है सिस्मोग्राफ के पास में। समझिएगा बात को, ये आपको सब लोग बता देगा। लेकिन ये सब क्या है, कहां पहुंच रहा है? स्विट्जरलैंड नहीं, ये सब पॉइंट है वेयर सिस्मोग्राफ गैदर द डाटा कि भैया मेरे पास वेव पहुंचा और वेव का इंटेंसिटी इतना था। ठीक है, लेकिन हमने सेकेंडरी वेव में देखा ओनली सॉलिड। क्या बोलता है ये? मैं तो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करूंगा, बस। तो ये क्या हुआ? तो क्रस्ट था, तब तक बेचारा ट्रेवल किया, जैसे ही आउटर कोर के पास पहुंचा, मोए मोए, ठीक, इसका हो गया मोए मोए, मोए मोए हो गया, इसका मोए मोए हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग कहते हैं कि जो एस वेव है, पूरा का पूरा शैडो जोन 105 डिग्री से लेके अगेन 105 डिग्री तक, ये पूरा का पूरा स्माइली बना दो भाई, एकदम मस्त जोकर वाला स्माइली बना दो। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? शैडो जोन है एस वेव का। क्योंकि ये बेचारा सॉलिड में ही ट्रेवल करता है, आउटर कोर इज लिक्विड, जैसे ही आउटर कोर के पास आता है इसका मोए मोए हो जाता है। ठीक है, और ये सब क्या है? ये सब क्या मछली छानने वाले जाल है? नहीं, सारे सिस्मोग्राफ के पॉइंट हैं जो कि डिटेक्ट करेंगे वेव्स को और बताएंगे कि मेरे पास इस इंटेंसिटी से वेव पहुंचा। अब बताइए, क्लियर है? अभी जाके क्लियर हुआ पूरा का पूरा अर्थक्वेक और किस प्रकार से वेव ट्रैवल करता है वगैरह वगैरह। अब हमारी कहानी जो आगे की है, उस आगे की कहानी में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे। और ठीक है, नेक्स्ट डे कि भैया अर्थ में क्या क्या है, ये एस्थेनोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है। ठीक है, ये लिथोस्फेयर देखिए डिटेल में है, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, बैरिस्फेयर, है ना, ये सब बिल्कुल ध्यान से। तो ये है ना, ये सब हम लोग पढ़ के पूरा कर देंगे और इसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अगले क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे किस क्या 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 ये वाला पार्ट कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि इनके वजह से
प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स दो भाई, है ना? प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स आर बॉडी वेव्स। इन बॉडी वेव्स के वजह से अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो भी जानकारी हमें मिला, वो क्या जानकारी है, वो उस पूरे जानकारी को एनालाइज करेंगे, उस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, और तब ये हमारा ये पार्ट खत्म होगा। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। थैंक यू फॉर टुडे। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।